जब भी हम किसी फर्म की बात करते हैं, चाहे वो स्मॉल साइज फर्म है, मीडियम साइज फर्म है या फिर लार्ज साइज फर्म है, उनको कैपिटल की जरूरत पड़ती है। एक कैपिटल चाहिए होती है जो कि लंबे समय के लिए चाहिए, जब उन्होंने अपने फिक्स्ड एसेट क्रिएट करने हैं, जैसे कि मशीनरी, लैंड हो गया या फिर और फिक्स्ड एसेट्स हो गए जो उनके लॉन्ग टर्म के लिए यूज होंगे, तो उसके लिए कैपिटल चाहिए होती है। एंड एक और कैपिटल आपको चाहिए होती है बीइंग अ फर्म, जो आपके शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस यानी कि 12 महीने के बीच बीच में जो खर्चे आने वाले रेपिटेटिव डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो खर्चे हैं, उनको निपटाने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होता है, जिसको हम वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। देखिए, एक प्रॉपर साइकिल रहता है कि सबसे पहले आपके पास कैश अवेलेबल होगा, आप उससे रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसकी फिनिशिंग करेंगे, गुड्स तैयार होंगे, उनको सेल करेंगे, सेल करने के बाद फिर से आपके पास कैश आ जाएगा। अब ये जो कैश आपके पास आएगा वो डायरेक्ट कैश भी आ सकता है, या फिर आपके पास क्रेडिट पीरियड आप हो सकता है कि आप दे रहे हो अपने बायर्स को। ठीक है, कई बार होता है ना कि क्रेडिट के ऊपर हम चीजों को, उधार के ऊपर चीजों को बेच देते हैं, तो उससे बेसिकली हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है, यानी कि जो वर्किंग साइकिल है, उसकी लेंथ, उसकी ड्यूरेशन हमें पता लगती है। एंड डेफिनेटली जितनी ज्यादा ये ड्यूरेशन होगी, उतना ज्यादा हमें कैपिटल की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं खुद की, तो उस टाइम पर आपको वर्किंग कैपिटल की जो नीड्स होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपको जरूरत काफी ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि आपकी नीड रहेगी कि आपने बाय भी करना है और उसको क्रेडिट के ऊपर सेल कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपकी नीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो वैसे तो काफी ज्यादा तरीके हैं हमारे पास कि हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, बैंक्स मल्टीपल वेज को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक मेथड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, दैट्स द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, जिसको एमपीबीएफ मेथड के नाम से जानते हैं। एंड फर्दर जो ये एमपीबीएफ मेथड है, ये हमें दिए गए थे टंडन कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो टंडन कमेटी मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 के नाम से जाना जाता है। टोटल 3 मेथड इस टंडन कमेटी ने हमें प्रोवाइड किए थे, जिसमें से सिर्फ 2 ही मेथड यानी कि मेथड 1 एंड मेथड 2 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया था। जो थर्ड मेथड था उसको जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के पॉइंट से भी हम सिर्फ और सिर्फ मेथड 1 एंड मेथड 2 की बात करने वाले हैं। एंड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो पर्टिकुलर यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि एमपीबीएफ एक्चुअल में होता क्या है, इसमें मार्जिन कैलकुलेशन कैसे होती है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस क्या होता है, एंड अल्टीमेटली इसके क्या बेनिफिट्स हैं, एंड किस तरह की आप लेंडिंग कर सकते हो। अगर आप नायक कमेटी मेथड यानी कि जो आपका प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर मेथड है या फिर सीबीएम मेथड है, उसके बारे में भी वीडियो चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप उसका नाम लिख करके, टॉपिक का नाम लिख करके जरूर पोस्ट कीजिएगा। मैं आपके लिए वो वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा, जिसमें बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगर एग्जाम पॉइंट के व्यू से समझते हैं, तो ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जेआईबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीआईबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये टॉपिक्स आपके एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, एंड बैंक प्रमोशन में भी ये टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द एमपीबीएफ मेथड, जिसको हम मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कहते हैं, राइट। तो ये सिंपल सा मेथड का नाम है एमपीबीएफ मेथड। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 3 मेथड है, 3 में से सिर्फ 2 ही एक्सेप्टेबल थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, एंड तीसरा मेथड उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, अब जो एमपीबीएफ मेथड 1 होता है वो लिबरल मेथड होता है। क्या होता है? लिबरल होता है, यानी कि उसमें आपके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हैं। एंड जो मेथड 2 होता है वो रिस्ट्रिक्टिव मेथड के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसमें रिस्ट्रिक्शंस फिर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, वो कैसे बढ़ती हैं, क्या रीजंस होते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट, उसके बारे में हम अच्छे से बात कर लेंगे। तो एमपीबीएफ मेथड को समझने के लिए हम एक यहां पर सिनेरियो ले रहे हैं। अब इस सिनेरियो में यू आर हैविंग अ बैंक ओवर हियर, जो पर्टिकुलरली बैंक यहां पर फाइनेंस करना चाहता है, एंड यहां पर कंपनी जिसकी शॉर्ट टर्म डे टू डे बिजनेस नीड्स है, जिनको वो पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बैलेंस शीट को समझे तो हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं, वी आर हैविंग द करंट लायबिलिटीज विद अस। तो हम बेसिकली जो हमारी डे टू डे नीड्स होती हैं वो इसी के बेस पर डिफाइन करते हैं। अगर आपको एक आइडिया दूं तो लेट्स से केस कि यहां पर आपने एक कंपनी को ओपन किया, तो आप बीइंग अ ओनर, यहां पर बीइंग अ प्रमोटर, यहां पर कैपिटल जो होती है उसको इंट्रोड्यूस करते हो, एंड ये कैपिटल को आप इस्तेमाल करते हो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो या शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हो। अब लेट्स से केस कि आपकी जो करंट एसेट्स हैं वो पर्टिकुलरली क्या शो किस कर रहे हैं, करंट एसेट्स आर पर्टिकुलरली, जो अगर हम सिंपल एसेट की बात करें तो एसेट होते हैं आपके यूजेस, यानी कि जहां पर पैसा लगाया जाएगा। करंट एसेट्स यानी कि अगले 12 महीने में जहां जहां पैसा इस्तेमाल करने की आपको जरूरत है, हम उस पैसे की बात करें। एंड उसी तरफ अगर हम लायबिलिटीज की बात करते हैं तो लायबिलिटीज पर्टिकुलरली शोकेस करती है कि आपके सोर्सेज क्या है, यानी कि पैसा आएगा कहां से। ठीक है, एंड करंट लायबिलिटीज होती है जो पैसा पर्टिकुलरली आप शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास सोर्स होने वाला है, उसके रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, एंड अगर आपके पास करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस की हम बात करें, सो वी आर प्रोवाइडेड विद द नेट टू वर्किंग कैपिटल, जो आपके पास नेट टू वर्किंग कैपिटल आपके पास अवेलेबल होगी। तो डेफिनेटली इस वैल्यू को ही ज्यादा चाहिए होती है, तो ही ये कंपनीज जो होती हैं वो बैंक के पास आती है कि हमें देखिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस चाहिए, हमें सीसी लिमिट चाहिए, हमें ओवरड्राफ्ट लिमिट चाहिए, तभी वो आपको बैंक को अप्रोच करती है। बैंक ने जब इस चीज को देखना है कि कितना मैक्सिमम फाइनेंस दे सकते हैं, तो वहां पर ये वाला जो मेथड है उसका
इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसी के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। अब यहां पर समझिएगा, सबसे पहले हम करंट एसेट्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास यहां पर करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स जैसे कि स्टॉक हो गया, या फिर इन्वेंट्री हो गई, या फिर आपके पास रिसीवेबल्स हो गए, ठीक है, एंड कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। एज आई टोल्ड यू, रिसीवेबल्स यानी कि जो भी पैसा आपके पास रिसीव होना था वो वाला सारा पैसा हो गया, तो ये आपके पास करंट एसेट्स हो गए। इसी तरह से अगर हम करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं तो करंट लायबिलिटीज में आपके पास जो भी आपके पेएबल्स हैं, यानी कि बिल पेएबल हैं, या सन्ड्री आपके डेटर्स हैं जिनको आपने पैसा पे करना है, या फिर आपने मान लीजिए रेंट पे करना था, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करने थे, वो सभी आपकी क्या होगी, करंट लायबिलिटीज होगी। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर करंट लायबिलिटीज, यानी कि अदर करंट लायबिलिटीज बेसिकली आपकी वो करंट लायबिलिटीज है बैंक बोरिंग को छोड़ करके। लेट्स से केस की फर्म यहां पर एबीसी की हम बात कर रहे हैं, इस एबीसी फर्म ने लेट्स से बैंक से पहले बोरिंग करी थी सीसी लिमिट की फॉर्म में, इसने 75 लाख रुपीस यहां पर बोरो कर रखे थे। तो जब हम इसकी अदर करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि इसकी करंट लायबिलिटीज पहले 300 थी, तो 300 माइनस 75, इसकी जो अदर करंट लायबिलिटीज हैं वो 225 हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम अदर करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अदर करंट लायबिलिटीज को क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने वर्किंग कैपिटल गैप को कैलकुलेट करना होता है। एंड एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस द करंट लायबिलिटीज, यानी कि टोटल करंट एसेट्स माइनस द टोटल करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन जब हमने वर्किंग कैपिटल गैप को कैलकुलेट करना है तो वहां पर करंट एसेट्स माइनस द अदर करंट लायबिलिटीज होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। यानी कि बैंक बोरिंग्स को अलग से हम बीच में से निकाल देते हैं, तो वो हमारे पास वर्किंग कैपिटल गैप आ जाता है। अब एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास एमपीबीएफ के दो मेथड होते हैं, एक होता है मेथड 1, दूसरा होता है मेथड 2। सबसे पहले मेथड 1 के बारे में बात करते हैं। तो मेथड 1 के केस में आपका जो एमपीबीएफ यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस होगा, दैट विल बी डब्ल्यूसीजी यानी कि वर्किंग कैपिटल गैप माइनस द मार्जिन। अब इसमें जो मार्जिन होता है ना, दैट इज 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो मेथड 1 के केस में जो मार्जिन रहेगा, दैट इज 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप, यानी कि जो भी वर्किंग कैपिटल गैप था उसको 25% आपको एज ए मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस होगा दैट इज 75% ऑफ द WCG। तो WCG का जो 75% होगा दैट विल बी योर एमपीबीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। इसके बेस पर मैं आपको एक एग्जांपल भी करवा दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी यहां पर चिंता करने वाली बात नहीं है, राइट। उसके बाद मेथड 2 के ऊपर आ जाते हैं। मेथड 2 के केस में बाकी सब चीजें सेम है, यानी कि आपके पास वर्किंग कैपिटल गैप आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करना है, उसका मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यहां पर मार्जिन चेंज हो जाता है। जहां पर मेथड 1 के केस में जो मार्जिन था दैट वाज 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप, मेथड 2 के केस में जो आपका मार्जिन होता है दैट इज 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स, यानी कि जो भी टोटल करंट एसेट्स है उसका 25% मार्जिन रहेगा। दैट्स व्हाई बेसिकली आई से कि यहां पर ये जो मेथड होता है इसको हम लिबरल मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा फिर भी लिबर्टी अवेलेबल रहती है, जबकि जो मेथड 2 है दैट इज रिस्ट्रिक्टिव मेथड। अब ये क्यों कहा जा रहा है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस चीज के बारे में ज्यादा बेटर वे में क्लैरिटी हो जाएगी। तो सेम सिनेरियो हम यहां पर कंपनी एबीसी का ले रहे हैं कि कंपनी एबीसी हमारे पास है, एंड यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास करंट एसेट्स हैं, लेट्स कंसीडर कि ये हमारे पास 500 है, एंड सभी की सभी फिगर्स हम लैक्स में काउंट कर रहे हैं। एंड करंट लायबिलिटीज लेट्स से हम काउंट कर लेते हैं यहां पर कि दोज वर 300 ओवर दिया, ठीक है, ये मेरे पास करंट लायबिलिटीज थी, राइट। अब यहां पर बैंक बोरिंग्स को हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि बैंक बोरिंग्स वर 100 ओवर दिया, यानी कि बैंक बोरिंग्स आपकी 100 की इक्वल थी। तो अगर मुझे अदर करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना हो तो दोज विल बी इक्वल टू करंट लायबिलिटीज माइनस द बैंक बोरोइंग ओवर देयर, यानी कि 300 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 200। तो ये मेरे पास अदर करंट लायबिलिटीज मैंने कैलकुलेट कर ली हैं। अब वर्किंग कैपिटल गैप की बात करें तो वर्किंग कैपिटल गैप क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू करंट एसेट्स यानी कि 500 माइनस द अदर करंट लायबिलिटीज यानी कि 200, यानी कि वर्किंग कैपिटल गैप जो मेरे पास बन गया दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 300 ओवर दिया। अब देखिए अब 300 मेरे पास वर्किंग कैपिटल गैप आ गया। अब सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं एमपीबीएफ मेथड 1 के बारे में, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का जो मेथड 1 है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर जो मार्जिन रहेगा दैट इज 25% ऑफ द WCG। तो एमपीबीएफ जो मेथड 1 के हिसाब से रहेगा, मैं यहां पर इसके पर्टिकुलर अमाउंट पे 1 लिख देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि एमपीबीएफ मेथड 1 की बात कर रहे हैं। तो यहां पर एमपीबीएफ मेथड 1 के केस में जो वैल्यू रहेगी दैट इज WCG दैट इज इक्वल टू 300 माइनस 25% ऑफ WCG, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो हमारे पास 300 माइनस 25% यहां पर बन जाता है 225, दैट इज एक्चुअली योर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, राइट। एंड इसी तरह से अगर हम एमपीबीएफ मेथड 2 की बात करें तो यहां पर डिफरेंस जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू मार्जिन ओनली, एज आई टोल्ड यू। यहां पर जो मार्जिन रहेगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स, जो कि हमारे पास वैल्यू जो थी दैट्स एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, दैट्स एक्चुअली इक्वल टू 500 ओवर देयर। उसके बाद हमने सब चीजों को कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास WCG आ गया, लेकिन यहां पर जो मार्जिन रहेगा दैट विल बी 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स, राइट। सो WCG की जो वैल्यू है वहां पर दैट इज एक्चुअली 300 अगेन माइनस 25% ऑफ टोटल करंट एसेट्स
यानी कि जो वैल्यू मेरे पास यहां पर 500 की इक्वल है, तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाती है 300 माइनस 125। अब इस केस में जो एमपीबीएफ मेथड मेरे पास वैल्यू लिख करके आ रही है, टोटल वैल्यू लिख करके आ रही है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 300 माइनस 125, जो वैल्यू मेरे पास बन जाती है 175। अब देखिए यही रीजन था कि एमपीबीएफ मेथड 1 जो है उसको हम क्या कहते हैं, वी बेसिकली से इट टू बी कि ये लिबरल है। मेथड 1 को हम क्या कहते हैं कि ये लिबरल मेथड है, जबकि ये रेस्ट्रिक्टिव मेथड है। अब ये क्यों कहा गया, यहां पर ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए एमपीबीएफ मेथड 1 के केस में जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है दैट इज 225, जबकि मेथड 2 के केस में ये जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस की वैल्यू है कम होकर के हमारी 175 रह जाती है। यानी कि यहां पर जो कंडीशंस है वो ज्यादा स्ट्रिंजेंट है इन केस ऑफ मेथड 2 ओवर देयर। अब यहां पर ना एक और पैरामीटर होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द करंट रेशियो ओवर देयर। लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो सेम ही सिनेरियो में हम करंट रेशियो को कैलकुलेट करने वाले हैं। करंट रेशियो जो होती है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज। अदरवाइज जब हमने फंडिंग अभी करी नहीं थी, अगर उस टाइम का हम करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के हिसाब से करंट रेशियो को कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू हमारे पास बनकर के आएगी 500 यानी कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज दैट इज इक्वल टू 300। तो ये वैल्यू मेरे पास बन के आती है, इसकी रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं एंड इट कम्स आउट टू बी 1.67। ये 1.67 की रेशियो मेरे पास निकल के आती है, राइट। तो देखिए मेथड 1 के हिसाब से जो बोरिंग यहां पर की जा सकती है वो 225 के क्वांटम की जा सकती है, जबकि पहली जो बोरिंग है वो 100 की यहां पर की गई है। यानी कि 125 की बोरिंग अलग से की जा सकती है और की जा सकती है। बैंक इसको 125 लाख का और फाइनेंस यहां पर दे सकता है। यानी कि अगर ये टोटल फाइनेंस 125 का और दे देता है यहां पर इस फर्म को, तो इसकी करंट लायबिलिटीज यहां पर 125 के साथ और एक्सीड हो जाएंगी, यानी कि 425 हो जाएंगी। अब जो न्यू करंट रेशियो आएगी, न्यू करंट रेशियो एज पर द मेथड 1 वो हमारे पास बन जाएगी टोटल करंट एसेट्स जो कि 500 है एंड डिवाइडेड बाय आपकी करंट लायबिलिटीज 125 के साथ अब एक्सीड कर जाएंगी, तो ये 425 हो जाएगा एंड 500 डिवाइडेड बाय 425 दैट बेसिकली बी बिकमिंग इक्वल टू 1.17:1। अब ये यहां पर मिनिमम करंट रेशियो बेसिकली हमने कैलकुलेट कर ली है, जो मेथड 1 के केस में आपकी इतनी मेंटेन रहेगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं यहां पे 500 डिवाइडेड बाय 425, क्योंकि हमने 425 क्यों किया, क्योंकि बैंक बोरिंग पहले 100 की थी, लेकिन एमपीबीएफ मेथड के हिसाब से हमने देखा कि बैंक बोरिंग 225 की हो सकती थी, यानी कि 125 की और ज्यादा एक्सीड हो सकती थी। तो अगर हम यहां पर एमपीबीएफ यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के हिसाब से दे देते हैं तो आपकी जो मिनिमम करंट रेशियो हर केस में फिर भी मेंटेन रहेगी, वो 1.17 मेंटेन रहने वाली है। दिस इज एज पर द मेथड 1 ओवर देयर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि एज पर द एमपीबीएफ मेथड 1 जो करंट रेशियो हमारी मिनिमम यहां पर रहेगी, मैं यहां पर वर्ड मिनिमम यूज कर रहा हूं, वो आपकी 1.17:1 की मिनिमम मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब सेम चीज हम यहां पर मेथड 2 के हिसाब से करने वाले हैं। मेथड 2 के हिसाब से हमने वैल्यू देखी कि 175 की आप मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंसिंग यहां पर कर सकते हैं, एंड जबकि जो फर्म है उसने 100 की यहां पर बोरिंग कर रखी है, तो यानी कि 100 की आप बोरिंग और एक्सीड कर सकते हो एज पर द मेथड 2 ओवर देयर, नॉट 100, इट्स बेसिकली इक्वल टू 75। तो 75 की जो बोरिंग है यहां पर और की जा सकती है, तो यानी कि मेरी जो नई करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी वो 375 हो जाएगी एज पर द मेथड 2। तो अगर मैं करंट रेशियो कैलकुलेट करता हूं फॉर द मेथड 2, इट विल बी 500 यानी कि जो करंट आपके पास एसेट्स है डिवाइडेड बाय 375 ओवर देयर, राइट। सो इट विल बी 500 डिवाइडेड बाय 375 एंड ये जो करंट रेशियो मेरी आती है एमपीबीएफ मेथड 2 के हिसाब से, अगेन द मिनिमम करंट रेशियो दैट विल बी मेंटेन दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.33:1। तो ये करंट रेशियो आपकी यहां पर मेंटेन रहेगी, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, करंट रेशियो जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा बेटर है, क्योंकि उतना ज्यादा पैसा आपके पास अवेलेबल रहता है, यानी कि फर्म की लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। तो यही कारण है कि एमपीबीएफ मेथड 2 के केस में ये कंडीशन ज्यादा स्ट्रिंजेंट है कि आपको करंट रेशियो ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, जबकि मेथड 1 के केस में आपको करंट रेशियो इतनी ज्यादा हार्शली मेंटेन नहीं करनी पड़ती है। दैट्स व्हाई वी बेसिकली सेड कि एमपीबीएफ मेथड 1 जो है वो लिबरल है, एमपीबीएफ मेथड 2 जो है वो स्ट्रिंजेंट है, राइट। तो इस टॉपिक में हम इतना ही कवर करने वाले थे। आई होप कि आपको यहां पर सारे के सारे कंटेंट क्लियर हो गए होंगे एंड आपने सब चीजों को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप बाकी सभी मेथड्स भी जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अगर आपके किसी और भी टॉपिक में यहां पर इश्यूज है आपको, तो आप उसके रिलेटेड भी कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली वी विल बी ब्रिंगिंग अ न्यू वीडियो बेस्ड अपॉन दैट। तो हम यहां पर फाइनेंस को अनलॉक करने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं तो भी आप अपने जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स में
अच्छा परफॉर्म कर पाए। और आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जेआईबी सीआईबी की फुल कोर्स पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे पोर्टल के ऊपर, तो सिंपली विजिट कर लीजिए हमारे पोर्टल को jaiib.learningsessions.in फॉर जेआईबी एंड सीआईबी के लिए पोर्टल है caib.learningsessions.in। तो वहां पर जाकर के आप पर्टिकुलरली साइन अप कर सकते हैं एंड आपको साइन अप करने के बाद तुरंत बाद पीडीएफ सेक्शन के अंदर कंप्लीट सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी सभी सब्जेक्ट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।